नमस्कार, न्यूज़ फेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज़ फेस्ट के इस बातूनी कार्यक्रम में आज हम प्रशासनिक हलकों में जो चर्चाएं चल रही हैं उस पर बात करेंगे। हमारे साथ देश के प्रख्यात मूर्धन्य पत्रकार, बहुत सारे अखबारों में लगातार नियमित रूप से कॉलम लिखने वाले, आर्टिकल लिखने वाले श्री कृष्णमोहन झा जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिशिर भाई। जिस तरीके से अभी डॉक्टर मोहन यादव की इसके पहले एक रात के 12 बजे एक लिस्ट आई थी जिसमें आधा सैकड़ा से ज़्यादा आईएएस आईपीएस के ट्रांसफ़र हुए थे। अभी एक लिस्ट आई जिसमें 24 आईएएस के ट्रांसफ़र हुए हैं। और क्या आपको लगता है कि ये प्रशासनिक सर्जरी डॉक्टर मोहन यादव की नई जमावट है, या जिस तरीके से स्थानीय विधायक मंत्री आपस में एक दूसरे को पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे उसके लिए ये तबादला आदेश जारी हुआ है ताकि व्यवस्थित रह सके? बहुत अच्छा प्रश्न आपने शिशिर भाई कहा, और आपको ध्यान होगा कि आपने ही यहाँ पे एक प्रश्न किया था कि जो प्रशासनिक परिस्थितियाँ चल रही हैं, जो खींचातानी चल रही है, शासन प्रशासन के बीच में जो सामंजस्य की स्थिति होना चाहिए वो नहीं दिख रही है। तो हमने उस पर भी चर्चा की थी और उसका ही परिणाम आपने देखा कि ये 24 आईएएस के ट्रांसफ़र हुए, जिसमें बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि 9 महिलाओं का ट्रांसफ़र हुआ। नवरात्रि चल रही थी, 9 देवियों को उन्होंने स्थानांतरित किया है। तो एक जो सामंजस्य बनाने का प्रयास हुआ। आपको ध्यान होगा कि भिंड में जो संजय श्रीवास्तव जी हैं उनको लेकर के बड़ा विवाद था। नरेंद्र सिंह कुशवाहा जो वहाँ के विधायक हैं, वो उनके साथ उनका जो विवाद था वो मीडिया में चर्चा में रहा, और लगातार संजय श्रीवास्तव किसी न किसी माध्यम से वो चर्चा में बने थे। तभी मैंने कहा था कि जो घटनाक्रम हुआ है उनको तत्काल हटाना चाहिए। और मैंने कहा था कि आप जानते हैं कि अनुराग जैन बहुत संवेदनशील हैं, इन सब चीज़ों को, बारीकियों को समझते हैं, किस ढंग से समन्वय होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, क्योंकि कलेक्टर की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आप जानते हैं कि एक प्रशासक जो होता है, जिले का जो डीएम होता है, उसके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कैसे उसको व्यवस्थित करें, उसमें धैर्यता की भी बहुत ज़रूरत होती है, समय के अनुसार उसको मैनेजमेंट करने की ज़रूरत होती है। तो वो जो मैनेजमेंट है उसका कितना बेहतर हो, ये होना चाहिए था। और हमने देखा कि जो मुरैना, जो भिंड की जो घटना थी, कहीं ना कहीं उसके सब्र के बांध टूट गए थे, ये कहा जा सकता है, या जो एक सौहार्दपूर्ण माहौल में जो काम किया जा सकता था वो काम किया नहीं गया। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, सरकार ने देर से सही अच्छा निर्णय लिया है, एक सही संदेश दिया है, ताकि जो नए कलेक्टर जाएंगे उनको ये समझना पड़ेगा कि हमको एक सोच समझ के काम करना है। क्योंकि आप जानते हैं राजनीति में नेताओं की भूमिका 5 साल की होती है, लेकिन एक प्रशासक जो आईएएस होता है उसको लंबी पारी खेलनी है, कि लंबा समय देना है, विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करना है। तो उसमें संवेदनशीलता और कार्य को कैसे निष्पादित करना है ये महत्वपूर्ण होता है। आपने देखा होगा डिंडोरी कलेक्टर नेहा मारवा, उनको पहला अवसर मिला, लेकिन उनके जो कुछ डिसीजन थे उसको लेकर के विवाद बचा, पत्रकारों पे उन्होंने कुछ कर दिया। तो ऐसी तमाम तरह की जो चीज़ें, खासतौर पर ओम प्रकाश जो पूर्व मंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, महाराष्ट्र के प्रभारी रहे, तो वो लगातार आरोप लगाते रहे। तो सरकार को इन सब बातों का ध्यान देना पड़ा, और ऐसा करके इन्होंने जो ट्रांसफ़र सूची आई है इन्हीं सब बातों को लेकर के थी। जहाँ साहब एक बात और, चूँकि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, आपकी जो बेबाक टिप्पणी होती है उस पर लोगों को भरोसा होता है कि सच्चाई आप यथार्थ जनता के बीच रख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कलेक्टर और नेता के बीच में जो विवाद होता है, जैसे आपने अभी कहा कि ओम प्रकाश धुर्वे का कलेक्टर से विवाद था, भिंड में वहाँ पर कलेक्टर से विवाद था, कई अन्य ज़िलों में ऐसी स्थिति आई जिसकी वजह से कलेक्टरों को चेंज किया गया, क्या आपको लगता है कि जनप्रतिनिधि भी अपनी मर्यादा तोड़ रहे हैं? अगर नरेंद्र सिंह कुशवाहा गलत नहीं थे तो उनको यहाँ पर बुलाकर, बीजेपी कार्यालय में बुलाकर समझाइश क्यों दी गई थी? उन्होंने जो कहा गया था, और क्या जनप्रतिनिधि की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि प्रशासन के साथ सामंजस्य बिठाकर काम करे? पिछले 20 सालों से ज़्यादा से सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, तो इस पर भारतीय जनता पार्टी को भी मूल्यांकन करना चाहिए। निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। हमने देखा जो वर्तमान में सीएस हैं, 97 में मंडला के कलेक्टर थे जी। रक्तदान कार्यक्रम था, भाजपा के बड़े बड़े नेता वहाँ पे थे, लेकिन बड़ी सहजता से वो आंदोलन निपटा। ऐसे बड़े कई आंदोलन आए, तो उन आंदोलनों में जो सामंजस्य की स्थिति होती थी जी, भाई जनप्रतिनिधि क्या चाहता है, जनप्रतिनिधि को नेतागिरी करनी है। अब नेतागिरी के मायने बदल गए हैं। उस समय की राजनीति और आज की राजनीति बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आज आप अपनी बात को मनवाओगे नहीं, चीज़ों को करोगे नहीं, तो क्या डिलीवर कर पाओगे? आपको 5 साल बाद फिर जाना है चुनाव लड़ने के लिए, हर बार परीक्षा देना है। नेता की जो भूमिका होती है बड़ी अलग होती है, क्योंकि उसकी परीक्षा हर 5 साल में, 5 साल बाद वो रहेगा नहीं रहेगा ये जनता तय करेगी, उससे कार्य तय करेंगे। तो यही वजह है कि उसको कई बार उग्र भी होना पड़ता है। इस उग्रता के कारण वो सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। तो आपने बहुत सही कहा कि भाई पार्टी ने बुला करके समझाई दी, लेकिन उसके बाद जो वार होता रहा, स्थिति युद्ध चलता रहा,
तो उसके दुष्परिणाम झेलने पड़ते थे। लंबे समय तक रहते तो बहुत सारी और विवाद की स्थिति बन जाती, इसलिए उनको हटाना बहुत ज़रूरी था कलेक्टर को। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से सत्ता और संगठन में भारतीय जनता पार्टी संगठन में है और उसकी सरकार है, सत्ता में है, प्रशासन में बैठे, अगर जो वीडियो दुनिया ने देखा था, आपने भी अपने चैनल पर दिखाया था वो वीडियो, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से उस समय स्थानीय जनप्रतिनिधि ने कलेक्टर को चोर कहा, उन्होंने कहा लूट नहीं होने दूंगा, कलेक्टर ने कहा लूट नहीं होने दूंगा, चोरी नहीं होने दूंगा, और जो विवाद हुआ था, सरकार मानती है कि उनके कलेक्टर्स ऐसी गलतियां कर रहे थे इसलिए उनको सज़ा दी गई है? नहीं, देखिए, प्रशासन ने पूरी बारीकियों को देखा। यदि ऐसा होता तो भिंड कलेक्टर तत्काल हटा दिए जाते। तो उन्होंने उनको अवसर दिया, प्रशासन ने इस बात का अवसर दिया कि वो अपने कार्य को बेहतर करें और उनको ऐसा ना लगे कि खाली इस घटनाक्रम के कारण हटाया गया। ये जो ट्रांसफ़र भी आप देख रहे हैं कि 24 IAS के ट्रांसफ़र हुए तो रूटीन वे पे उनको हटाया, नहीं तो आपने देखा होगा कि कई जगहों पे कलेक्टरों को सिंगल ऑर्डर पे अलग कर दिया गया। तो ये परिस्थितियाँ इनके साथ नहीं बनी। कहीं ना कहीं जो इनका सकारात्मक पक्ष रहा होगा तो प्रशासन ने सोचा या शासन ने सोचा कि नहीं, इनको रखना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि इस घटना के 1 महीने बाद तक वो बने रहे तो ये बड़ी बात थी जी। लेकिन झा साहब, क्या आपको ऐसा लगता है कि पिछले लगभग 6 महीने से कई ज़िलों में, चाहे राजधानी में हो, मंत्रियों और PS की आपस में नहीं पट पा रही है। कई मंत्री कैबिनेट में इस बात को मुखर होकर कह भी रहे हैं कि उनके PS उनको नहीं सुनते हैं। ज़िलों में जनप्रतिनिधियों की और कलेक्टरों की नहीं बन पा रही। कई ज़िलों के माननीयों ने अपने कलेक्टर से कि वो हमें सम्मान नहीं देते हैं। अभी राजधानी के पास का एक ज़िला है जहाँ पर 4 पूर्व मंत्री रहते हैं और जिनका एक समय में सिक्का चलता था, वो ये आरोप लगाते हैं कि हमको मीटिंगों में सम्मान नहीं मिलता है। तो क्या आपको लगता है कि लंबे समय तक सत्ता में रहने की वजह से सत्ता और संगठन के बीच में कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रहा है? जब लंबे समय तक आप सत्ता में रहते हैं तो ये स्थितियाँ निर्मित हो जाती है, क्योंकि आपकी बहुत कई मांगे जो नेताओं की होती हैं, क्योंकि आपको जब जो कलेक्टर की कुर्सी होती है वो बड़ी संवेदनशील होती है, उसको देखना पड़ता है बारीकियों से। क्रियान्वयन करना किसी चीज़ का एक नैतिकता के आधार पे और कानूनी दायरे पे रहकर काम करना बड़ा अलग वर्क होता है। लेकिन जो नेता होता है वो हर काम को कराना चाहता है, वो कहता है कि मेरा आदेश हो और तत्काल आप जिन बन जाओ, तो संभव नहीं होता। और यही वजह होती है कि एक टकराहट पैदा होती है जब आप अनवांटेड काम कर नहीं सकते, जो काम हो नहीं सकता वो काम कर नहीं सकते, तो ये परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं होती हैं। और टकराहट हम देखते हैं कि आए दिन होता है ऐसा। आपको ध्यान होगा जो पहले जो लड़ाई होती थी वो विपक्ष की और यानी जो प्रशासनिक अधिकारी के बीच हुआ करती थी। सत्तारूढ़ दल का तो आदमी के साथ लड़ाई होती ही नहीं थी, समन्वय बना होता था। लेकिन अब ये जो बात जो देखने, भिंड की घटना हो या आपका डिंडोरी की घटना हो, ऐसी कई घटनाएं सामने आई जिसमें हमने ये देखा और रीवा में जो देखने को मिला। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हमको देखने को मिल रही, लग रहा है कहीं ना कहीं अब सत्ता के पदाधिकारियों के बीच में और इनके बीच में कहीं ना कहीं समन्वय का अभाव दिखाई दे रहा है। सत्ता और संगठन में लंबे समय तक रहने की वजह से कहीं ना कहीं समन्वय का अभाव है और इसमें शीर्ष स्तर के नेता और डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री स्वयं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बैलेंस कितना बना है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको जल्द हाजिर होते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे, श्री कृष्णमोहन झा जी ने जैसा बताया कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक सत्ता में है, लंबे समय से सत्ता में है और सरकार में होने की वजह से पहले विपक्ष और सत्ताधारी दल के अधिकारियों के बीच में कहीं ना कहीं झगड़ा होता था, वाद विवाद होता था। लेकिन अब सत्ताधारी दल के माननीयों के साथ प्रशासनिक टकराहट देखने को मिल रही है और इस पर डॉक्टर मोहन यादव हों या खंडेलवाल जी हों, हेमंत खंडेलवाल जी प्रदेश अध्यक्ष, सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको रोका जाए। जहाँ साहब, एक अगला सवाल आपसे ये कि क्या आपको लगता है कि पिछले लंबे समय से सत्ता में रहने की वजह से और जब से मोहन यादव जी आए हैं, बड़े दिग्गज चाहते हैं अपने अपने क्षेत्र में अपने कलेक्टर, अपने SP बैठालना, और मोहन यादव जी ने इस तरीके की कोई भी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया था। तो ये जो सूची आई है, नीरज वशिष्ठ जी को सभी जानते हैं। नीरज वशिष्ठ जी बहुत पूर्व मुख्यमंत्री जी के बहुत खास रहे, उनके OSD रहे लंबे समय तक, लगभग 15 साल तक वो उनके साथ रहे।
वो लूप लाइन में थे, घुमंतु विभाग उनको मिला हुआ था। ऐसे ही एक अंजू पवन भदौरिया हैं जो लंबे समय से कलेक्ट्री का इंतज़ार कर रही थी। उषा परमार हैं जो लंबे समय से कलेक्ट्री का इंतज़ार कर रही थी। कई मंत्रालय में उन्होंने अपने जीवन के 30 साल निकाल दिए थे मंत्रालय में बैठे बैठे, अब उनको मौका मिला है। तो डॉक्टर मोहन यादव ने महिला शक्ति को जो अवसर दिया है, क्या बैलेंस भी बनाया है बड़े नेताओं का, चाहे नरेंद्र तोमर जी हों, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी हों या दूसरे अन्य बड़े नेता हों, उनके हिसाब से बैलेंस भी बनाया है और महिलाओं को मौका भी दिया है। देखिए, निश्चित रूप से ये जो है समन्वय बनाने का प्रयास हुआ है। नीरज वशिष्ठ, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि नीरज वशिष्ठ जब राज्य प्रशासनिक सेवा में थे तब से लेकर के पिछले 20 साल तक लगातार शिवराज जी के साथ हैं। शिवराज जी के बड़े राइट हैंड माने जाते हैं और बाद में तो शिवराज जी का पूरा काम वो देखने ही लगे थे, उनके OSD थे लंबे समय तक। तो वो लूप लाइन में थे। आपने खुद ही बताया कि विमुक्त घुमक्कड़ जी हाँ, जो एक मंत्रालय है उसमें वो देख रहे थे और उनको लेकिन दिया भी गया तो बहुत छोटा सा जिला पाडुन्ना भेजा गया है। तो एक ये हो गया कि हमने उनको ऑब्लाइज भी कर दिया गया और एक छोटे ज़िले में भेजा गया। दूसरा, वो आपने उषा परमार जी का कहा, तो इस प्रकार जो महिलाओं को इस बार ज़्यादा प्रमोट किया गया है, महिलाओं के जिम्मे में जिले की कमान सौंपी गई है, तो ये नया प्रयोग दिख रहा है कि नया प्रयोग करते हुए सरकार दिख रही है। कई महिलाओं को, जैसे एक लंबे समय से रीवा में कलेक्टर महिला है, एक और ज़िले में कलेक्टर महिला है और वो अभी 2.5 साल की हो गया, किसी को 3 साल हो गया, अभी एज इट इज़ हैं। तो क्या अच्छा काम की वजह से रुकी हुई हैं या वहाँ के जो स्थानीय नेताओं के समन्वय की वजह से? चूँकि एक महिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री ने स्वयं BC में ये बोला था कि जब आप लोग खाद तक नहीं बांट पा रहे हो तो आपको कलेक्टर रहने का अधिकार कहाँ है, उसके बाद भी वो कलेक्टर पद पे हैं। देखिए, निश्चित रूप से बहुत सारे कारक होते हैं चीज़ों को। हो सकता है एक घटना, पर्टिकुलर घटना हो, लेकिन बहुत उनका परफॉर्मेंस कई चीज़ों में अलग रहा होगा। दूसरा, महिलाओं के साथ रहने में एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है। जो नेता भी होते हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं अनुशासित रखते हैं चीज़ों को, और बहुत सारे उदाहरण ऐसे रहे कि महिलाओं ने एक बहुत अच्छे कार्य दिए हैं जो समाज में बदलाव का घोतक रहा है। और इस समय देख रहे हैं कि अब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे चल रही हैं। तो ये कहना कि किसी महिला को कमान सौंपना गलत नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो एक पहले तो मैंने आपको ये कहा कि समन्वय बना रहता है, एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, बहुत ज़्यादा विवाद की स्थिति नहीं निर्मित होती। लेकिन दूसरी जगह पे क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उनका दायरा बड़ा सीमित होता है, हर से व्यापकता नहीं दिखाई होती, तो जो डेवलपमेंट होते हैं कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। और जो सूचना के स्रोत होते हैं, हमने चूँकि हम और आपने बहुत समय से देखा, कई महिला IAS को देखा जो कलेक्ट्री की उन्होंने, तो वो जो परफॉर्मेंस उनका रहा है, जो रिजल्ट ओरिएंटेड रहा है, वो रिजल्ट आज तक यानी आप मेरे को मैं 30 साल की पत्रकारिता में कहूँ तो मेरे को ऐसी कोई महिला वो नहीं दिखाई देती जिनके, हाँ, यदि वो एज ए CEO वर्क किया तो उन्होंने CEO के रूप में बहुत अच्छा काम कर लिया, लेकिन जब कलेक्ट्री करने आई तो वो चीज़ें नहीं कर पाई, वो डिलीवर नहीं कर पाई। तो मैंने बहुत सारी महिला कलेक्टरों को देखा, बहुत करीब से देखा है, तो मेरा ये अनुभव कहता है कि बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस यदि कोई कहा जाए कि महिला कलेक्टर करेंगी तो मुझे संभावनाएं बड़ी नगण्य दिखाई देती है इस बात की। अगर आपने जिस तरीके से महिला शक्ति को जिम्मेदारी दी है, आपने एक बात ये भी कही कि बहुत सारी मर्यादाएं होती हैं, तो क्या नेहा मरबिया का, जिसका अभी ट्रांसफ़र हुआ है डिंडोरी से, वो लंबे समय तक मंत्रालय में थी, डायरेक्ट IAS हैं और उनका बहुत लंबे समय से इंतज़ार था। उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार को उजागर किया था, राज्य सरकार में लंबे समय से चला आ रहा था, और उस भ्रष्टाचार को उजागर करने की सज़ा उनको मिली थी कि इकबाल सिंह बैस चीफ सेक्रेटरी जब तक रहे तब तक वो कलेक्टर के रूप में नहीं जा पाई। उसके बाद उनको कलेक्ट्री मिली, लेकिन 7 महीने में ही हटा दिया गया। तो क्या आपको लगता है कि एक अच्छा काम करने वाली को भी अगर वो ईमानदारी से काम करे, मैं ऐसा नहीं कहता कि जो भ्रष्टाचार के मामले उन्होंने उजागर किए थे या जो परमिशंस दी थी वो भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि अभी जांच चल रही है और सरकार उस पर पूरी निगाह रखे हुए, परंतु ऐसे खुलासे करने वाली महिलाओं को मौका देना चाहिए या उनको लूप लाइन में बैठा देना चाहिए? देखिए सुधीर भाई, आपके प्रश्न में आपका जवाब छिपा हुआ है। आपने कहा 7 महीने का मौका दिया, क्योंकि वो लंबे समय तक के ज़िले में पदस्थ नहीं थी, पहली बार उनको अवसर दिया। तो जब पहली बार आप किसी चीज़ को करते हैं आप, तो उसमें बेहतर से बेहतर डिलीवर करने का प्रयास होना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई चूक हुई होगी और राजनीतिक माहौल बिगड़ा। आपने देखा कि लगातार कई पत्रकार संगठन नाराज़गी व्यक्त की। मैंने पहले बताया कि ओम प्रकाश धुर्वे नाराज़ हो गए और भी तमाम तरह के वहाँ पे शिकायतें देखने को मिली। तो इन सब बातों का असर तो पड़ता ही पड़ता है। तो आपने जो 7 माह का कार्यकाल है, कहीं कहीं जो आपको डिलीवर करना था वो किए नहीं तो उसका ही दुष्परिणाम है कि आपको वापस बुलाना पड़ा। नहीं तो जनरली क्या होता है, आपने खुद ही कहा कि मुख्यमंत्री ने भरी मीटिंग में एक चेतावनी दी कि भाई खाद डिलीवर नहीं हो पा रहा है, सब नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसको अलग नहीं किया। तो ये
जो दोहरी बातें जो है, दोनों चीज़ें हैं, तो यानी अच्छे कार्य करने वाले को प्रमोट किया जाता है, भले छोटी गलतियाँ हों उसको, लेकिन जहाँ इग्नोरेंस हो सकती है तो अभी इग्नोर करेगा ना उसको आदमी। जी, यदि कलेक्टर अच्छा काम करें, जैसा झा साहब का कहना है कि पब्लिक को साथ में लेकर काम करें, जनप्रतिनिधियों को साथ में लेकर काम करें, तो बैलेंस बनता है और विकास भी होता है ज़िले में। शायद कुछ लोग ये नहीं कर पा रहे हैं। एक सवाल और आपसे कि क्या मंत्रियों ने भी बहुत शिकायत की हुई है कि उनका पीएस उनकी नहीं सुनता है। मंत्रियों का कहना है कि वो पीएस का असहयोग है, इसलिए वो विभाग में काम नहीं कर पा रहे हैं। परंतु क्या चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री स्वयं इन चीज़ों पर निगाह रखे हुए हैं और आने वाले समय में कई प्रमुख सचिवों के भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं क्या? निश्चित रूप से बहुत लंबा समय हो गया है, कई एसीएस के पास 5-5, 6-6 विभाग हैं इस समय, तो निश्चित रूप से कार्य का विभाजन होना निश्चित है। आपने देखा होगा कि गृह मंत्रालय भी खालिदास शिवशेखर शुक्ला को अतिरिक्त चार्ज दिया है। तो ऐसे बड़े महत्वपूर्ण, अभी आप देखिए कि परिवहन में जो सचिव हैं मनीष सिंह, वो देख रहे हैं तो बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जहाँ पे अभी इसकी दरकार है। तो मेरे को लगता है कि जो अगली जो सूची आएगी वो सीनियर आईएएस की आएगी और वो बड़ी प्रभावशाली रहेगी। और देखिए 2028 में जो सिंहस्थ होना है उसकी तैयारियों को लेकर के सारी चीज़ें हैं, तो वो भी एक बड़ा प्रश्न होगा उसमें। जी, 2028 में चूँकि सिंहस्थ है और सिंहस्थ के हिसाब से अभी मुख्यमंत्री जी ने उज्जैन में जिस तरीके से कलेक्टर बदला है, इंदौर से वहाँ पर उनको कमिश्नर बना के लेके गए हैं, रोशन कुमार उज्जैन में कलेक्टर हैं, और इन युवा चेहरों को जिम्मेदारी देकर उन्होंने सिंहस्थ की तैयारी कहीं ना कहीं शुरू कर दी है। इंदौर के जो कमिश्नर सुदाम खाड़े जी गए हैं, उन्होंने भी सिंहस्थ को लेकर मीटिंगें की हैं। अभी खंडवा में उन्होंने, ओमकारेश्वर में उन्होंने मीटिंग की थी। तो ये लगता है कि सरकार की कार्यप्रणाली, सरकार आने वाले समय की तैयारी एडवांस में कर लेना चाहती है, और सिंहस्थ बहुत बड़ा टास्क होगा, चुनौती होगा डॉक्टर मोहन यादव जी और उनकी सरकार के लिए कि इसको आराम से अच्छे से संपन्न कराया जा सके। प्रयागराज में या दूसरी जगहों पर जगह बहुत होती है, लेकिन उज्जैन में जहाँ सिंहस्थ होता है वहाँ जगह की बहुत कमी होती है और उस पर क्राउड मैनेज करना बहुत बड़ी बात होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी की प्लानिंग कर रहे होंगे सरकार। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए श्री कृष्णमोहन झा जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद झा साहब। और यदि न्यूज़ फेस्ट के इस बातूनी कार्यक्रम में आपको कुछ सुझाव देना हो तो कृपया आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप सुझाव दे सकते हैं, और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करके इसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे और श्री कृष्णमोहन झा जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार, जल्द मिलते हैं।